इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी यूनिट एरिया में, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने नंबर ऑफ लाइंस पास करते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिट एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से एरिया के सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने नंबर ऑफ लाइंस पास करते हैं उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड वही होती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी एरिया में सरफेस के परपेंडिकुलर जितने नंबर ऑफ लाइंस पास करते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं फ्लक्स। तो एक यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितने परपेंडिकुलर लाइन पास करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी भी पर्टिकुलर एरिया से टोटल नंबर ऑफ जितने लाइंस पास करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इसकी एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मीटर स्क्वायर का, तो 2 मीटर स्क्वायर पे जो फ्लक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 3 पे 3 ही हो जाएगा, ए पे ए ही हो जाएगा, मतलब एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से आप फ्लक्स को कह सकते हैं, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो फ्लक्स है वो सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस है जो कि स्केलर होगा। तो दो वेक्टर मिलके स्केलर तभी हो सकते हैं जब वो डॉट प्रोडक्ट हो। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ई डॉट ए। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसके बीच का एंगल अगर थीटा बनता हो तो फ्लक्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। अगर आप इसकी यूनिट देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम और इसका मीटर स्क्वायर, तो इसे आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर आप इसे न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, वोल्ट पर मीटर और इंटू मीटर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, ये भी कह सकते हैं। अगर हमको इसका डायमेंशन लिखना हो तो इसका डायमेंशन देखो, न्यूटन मतलब फोर्स, एम एल टी माइनस 2, एम स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, बाय कूलम मतलब चार्ज ए टी, तो जो ये निकल के आएगा वो आएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसका हो गया डायमेंशन। अब अगर इस थीटा के बेसिस पे चेक करें, पहले एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया वेक्टर, किसी भी सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है टुवर्ड्स व्यूअर, और जो मैग्नीट्यूड उसकी होती है वो सरफेस की एरिया के बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड है और बोर्ड की लेंथ यहाँ से लेकर के मान लो वहाँ तक 20 फीट है और हाइट जो है 2 फीट है या 4 फीट है, तो ये 20/4 का एरिया हो गया, मतलब 80 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। तो एरिया वेक्टर जब इस बोर्ड का लिखेंगे तो 20 इंटू 4 मतलब 80 स्क्वायर फीट लिखेंगे, और डायरेक्शन इसका जो लिखेंगे ये परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब टुवर्ड्स व्यूअर, आपकी तरफ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, कोई भी सरफेस एरिया में जो भी उसकी मैग्नीट्यूड है वो एरिया के बराबर होगी, सरफेस के एरिया के बराबर होगी, और डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स व्यूअर होने वाला है। तो एरिया एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड जो है एरिया ऑफ सरफेस के बराबर होगा, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस में भी दो केस बन सकता है, एक टुवर्ड्स एरिया मतलब सरफेस और एक अवे फ्रॉम सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ये एक्चुअली में बाहर की तरफ, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब टुवर्ड्स व्यूअर, टुवर्ड्स देखने वाला, व्यूअर की तरफ बनेगा। और ऐसे जो भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस जैसा होता है वो एक्सियल वेक्टर कहलाता है। मतलब एरिया भी जो है एक प्रकार का कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर कौन कौन कहलाते हैं? तो एरिया एक्सियल वेक्टर कहलाता है, ओमेगा एक्सियल वेक्टर कहलाता है, टॉर्क एक्सियल वेक्टर कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर कहलाता है। वो सब जो एक्सिस की तरफ जिसका डायरेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर। अभी जो फॉर्मूला है हमारे पास
फ्लक्स का। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मान लीजिए एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया वो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो गया। इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, 0 कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर हो जाए, तो उस केस में थीटा की वैल्यू 0 और थीटा 0 कॉस 0 1 हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा और ये हो जाएगा E इंटू ए के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो तो इसे कहते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा हमेशा। दूसरा केस बनेगा इसमें, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, 180 कहने का मतलब एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ ही होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो, परपेंडिकुलर टू सरफेस अंदर की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हो जाए एरिया के साथ। तो ऐसे केस में cos 180 माइनस 1, तो फ्लक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस E इंटू ए हो जाएगी। इसे कहते हैं इनकमिंग फ्लक्स, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होने वाला है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, 90 कहने का मतलब ऐसा होगा कि मान लीजिए सरफेस है, एरिया वेक्टर तो सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस हो जाए, अलोंग सरफेस हो जाए, तो उस केस में फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन अपन को बार बार यूज में होने वाला है। जैसे एक दो सवाल करते हैं। मान लीजिए ये रिंग है, रिंग की रेडियस 4 मीटर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है 10 न्यूटन पर कूलम, ये एंगल 60 डिग्री है। अगर यहाँ फ्लक्स बोला तो ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्लक्स 0? यहाँ पर आप E इंटू ए इंटू कॉस 60 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो कॉस थीटा है वो थीटा किसके साथ लेना है? एरिया वेक्टर के साथ। और ये रिंग है तो रिंग का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में कहीं भी रहे, अगर वो प्लेन के अंदर है सरफेस के, तो फिर वो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और अगर एरिया के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग कहीं भी रहे तो फिर फ्लक्स 0 हो जाएगा। ऐसा डायग्राम हो या फिर मान लो ऐसा डायग्राम हो, एक रेक्टेंगल लिए, लेंथ 4 मीटर, 2 मीटर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मैंने 20 न्यूटन पर कूलम का, ये एंगल 37 डिग्री बता दिया। ये जो सब जो एंगल दिया जाता है वो सब कंफ्यूज कराने के लिए दिया जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं। हमको जो एंगल देखना है वो एरिया वेक्टर के साथ फील्ड का देखना है। एरिया वेक्टर और फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से इसी में मान लीजिए ये रिंग है, रेडियस 2 मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम का है और क्रॉस सिंबल दिया हुआ। क्रॉस सिंबल का मतलब अंदर की तरफ, तो यहाँ पर 0 नहीं होगा। फिर यहाँ फ्लक्स, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फ्लक्स यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस E इंटू ए। ई मतलब 10 इंटू एरिया, सर्कल का एरिया जो होना चाहिए, पाई इंटू आर का स्क्वायर, ये डेटा हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डॉट नेचर का है और 5 न्यूटन पर कूलम का, तो यहाँ जो फ्लक्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट नेचर का मतलब बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम सरफेस, एरिया भी अवे फ्रॉम सरफेस, तो यहाँ फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएंगे और कितना हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, 4 टू जा 8, तो प्लस 40 वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए एक ऐसा डिस्क है जिसकी रेडियस 5 मीटर है, ये इसका परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे डायरेक्शन में दे दिया मैंने 20 न्यूटन पर कूलम और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि डिस्क जिस प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल के साथ ऐसे कुछ एंगल पे है और सरफेस के साथ कुछ एंगल पे है। तो सरफेस के साथ एंगल गिवन है 60 डिग्री, इसका मतलब वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा? 30 होगा। तो इस जगह में अगर फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स इक्वल टू होगा E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 20, एरिया मतलब रिंग का एरिया, पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू कॉस, हमको 30 डिग्री लगेगा क्योंकि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होंगे। ये हुआ एरिया वेक्टर। तो एरिया के साथ जो एंगल है वो वाला एंगल लेना है हमको। एरिया के साथ एंगल हो जाएगा 30, तो कॉस 30 यहाँ पर हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब इतनी बात फटाफट लिख लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिख लेना। इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any cross sectional area perpendicular to surface. It is the total number of electric field lines passing through any cross sectional area perpendicular to surface, passing through any cross sectional area perpendicular to surface, perpendicular to surface, perpendicular to surface.
बस अब नीचे ये सब बातें पूरा लिख डाली। एक दो सवाल ड्रॉ करते हैं, आप चाहो तो बना सकते हो। ये हेमीस्फीयर है, रेडियस इसकी r है, ऐसे नीचे से परपेंडिकुलर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E। जितने बना रहे हैं उसमें सब में सवाल सेम ही है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस, टोटल फ्लक्स, यही फाइंड करना है सभी में, जो भी डायग्राम बना रहा है सब में। हो गया क्या? देखो अब मैं बनाता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर टू प्लेन आ रहा है, तो अगर ये सर्कुलर फेस से देखें तो सर्कुलर फेस से फील्ड देखो अंदर की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एरिया सर्कुलर फेस का होता है पाई r स्क्वायर। फ्लक्स थ्रू कर्व मतलब ये वाले से, तो कंसेप्ट ऐसा है कि जितना लाइन आएगा उतना ही लाइन जाएगा, तो हमको लाइन गिनना है। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि अलग अलग जगह अलग अलग एंगल है सरफेस के साथ या एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होंगे। तो इसलिए हम ऐसा सोच लेते हैं कि जितना फील्ड आ रहा है उतना ही फील्ड जाएगा, मतलब यही डेटा हो जाएगा, बस प्लस में होगा। यहाँ जाते वक्त है तो जाते वक्त आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव E इंटू पाई r स्क्वायर, और अगर टोटल निकाला जाए तो टोटल तो दोनों का सम हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो ध्यान रखना कि क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स 0 होगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो, और फील्ड यूनिफॉर्म है इसका मतलब उस जगह चार्ज भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस के थ्रू 0 होगा तो गॉस थ्योरम के हिसाब से वहाँ चार्ज की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और अगर कहीं पर चार्ज है तो फील्ड यूनिफॉर्म फिर नहीं होगा। अगर फील्ड कहीं पर कॉन्स्टेंट या यूनिफॉर्म दिख रहा है तो आपको मानना है कि वहाँ टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अभी इस जगह में बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये वाला सर्कुलर फेस से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलोंग द प्लेन तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस 0 हो जाएगा। अब कर्व सरफेस को देखोगे ध्यान से तो आप इसको दो हिस्सों में काट दो, ऐसे बांट दो, तो दो हिस्सों में बांटोगे तो आपको ना यहाँ पर ऐसा टाइप का सरफेस दिखेगा जब अपन कटेंगे, सेमी सर्कुलर। तो यहाँ जो आने वाला फ्लक्स है इस सरफेस पे वो नेगेटिव होगा क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स है। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया लिखना पड़ेगा। अब एरिया किसका लिखना पड़ेगा? ये वाले सरफेस पे देखोगे तो हर जगह एंगल अलग अलग बनेगा, तो आपको यहाँ से जितना आएगा एक्चुअली में उतना इस सर्कुलर फेस से जाएगा, मतलब सेमी सर्कुलर फेस से। तो आपको एरिया की जगह ये सेमी सर्कुलर फेस यूज करना है, मतलब E इंटू सेमी सर्कुलर फेस का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला से जो फील्ड यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से जाएगा, तो अगर इसका निकालोगे तो यहाँ आउटगोइंग हो जाएगा प्लस E इंटू
यही सरफेस से जितना आया है वही वाला यहाँ से पास होगा, तो प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब अगर इसमें बात करेंगे सिलेंडर में, तो ये जो फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है इस सरफेस पे तो अलोंग द सरफेस चला गया, यहाँ भी अलोंग द सरफेस चला गया, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस सर्कुलर फेस 0 हो गया। फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस की बात करेंगे ये वाले साइड से, तो आप ना इसे ऐसा करो, मतलब ऐसा 2 हिस्सों में बांट दो। तो 2 हिस्सों में बांटोगे तो क्या दिखेगा आपको, ऐसा एक ये वाला सरफेस ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा आपको जब सिलेंडर को 2 हिस्सों में बांटेंगे। जैसे सिलेंडर है इसको ऐसे बीच से 2 हिस्सों में काट दिए, तो ये जो फेस बन के निकल के आएगा वो कैसा बनेगा, यहाँ से ऐसे हाइट ऊपर तक, फिर यहाँ डायमीटर, फिर यहाँ हाइट नीचे तक, फिर नीचे डायमीटर, रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा। तो फिर यहाँ जो फ्लक्स लिखेंगे इस सरफेस से इनकमिंग तो नेगेटिव और ये वाला सरफेस पे पॉजिटिव, सेम डेटा होगा। यहाँ पर टोटल लिखना भूल गए, टोटल तो 0 हो जाएगा। तो इस सरफेस से इनकमिंग है तो नेगेटिव में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई, और एरिया तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया। तो बताओ रेक्टेंगल का हाइट कितनी है h, और लेंथ कितनी है ये विड्थ 2r, तो h इंटू 2r, और इसका लिखेंगे तो उतना ही प्लस में e इंटू h इंटू 2r, और टोटल लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। इससे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की तरफ है, तो ये वाला सर्कुलर फेस से फ्लक्स पॉजिटिव, वैल्यू ई इंटू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इस वाले से आ रहा होगा, तो ये वाले सरफेस से फ्लक्स नेगेटिव, वैल्यू उतना ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और फील्ड लाइन एक्चुअली में इस सरफेस कर्व सरफेस से अलोंग द सरफेस जा रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो टोटल अगर लिखूंगा तो 0, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिल करके 0 हो जाएगा। कर्व सरफेस के थ्रू जैसे ये फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है तो सरफेस पर देखोगे तो अलोंग द सरफेस चला गया, यहाँ जो एरिया वेक्टर होगी वो इधर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस के थ्रू अलोंग द सरफेस, इसलिए फ्लक्स 0 क्रिएट करेगा। अब इस वाले में बात करते हैं, अब देखो ध्यान से, यहाँ से जो फ्लक्स आ रहा है एक्चुअली में नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, ई इंटू एरिया कितना लिखना है, तो जितना आ रहा है वही सर्कुलर फेस से गुजरेगा वही लिखना है हमको, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस के थ्रू अलोंग 0 हो जाना है, ये वाले सरफेस से पॉजिटिव हो जाना है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। टोटल अगर लिखना है तो माइनस प्लस मिलके 0 हो जाए। चलो लिख लो जिनको भी नहीं बनाया वैसे। जिनका बन जाए वो ये ट्राई करना।
देखो ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है। इधर से फील्ड आ रही होगी और इधर से जा रही होगी। तो अगर ऐसा है तो क्यूब के ये जो सरफेस है इस पे फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा और ये जो सरफेस है इस पे फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सरफेस पे जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? कि बाकी सरफेस पे अलोंग द सरफेस हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि ये मान लो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही थी, ये वाला जो सरफेस है इस पे फ्लक्स नेगेटिव होगी, इधर से जा रही है तो ये वाला सरफेस पे परपेंडिकुलर टू सरफेस तो फ्लक्स पॉजिटिव होगी। लेकिन जो फील्ड लाइन ऐसे आ रही है वो ये वाला सरफेस पे अलोंग द सरफेस हो जाएगा, नीचे वाले सरफेस पे भी अलोंग द सरफेस हो जाएगा, सामने वाले सरफेस पे भी अलोंग द सरफेस हो जाएगा, पीछे वाले सरफेस पे भी अलोंग द सरफेस हो जाएगा। तो ये पीछे वाला सरफेस, सामने वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, ये चारों के थ्रू फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसके थ्रू फ्लक्स होंगे और इसके थ्रू फ्लक्स होंगे। ये वाला फ्लक्स नेगेटिव, ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव है। टोटल वैल्यू जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल हमेशा ही जीरो होगा। अब इसकी वैल्यू निकालना है कितना, तो मैग्नीट्यूड है 4 इंटू एरिया, तो साइड की लेंथ कितनी है, ये वाला एरिया स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर करिए, साइड की लेंथ 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये जगह -16 और ये जगह +4 इंटू 2 का स्क्वायर +60। अगर टोटल निकालेंगे क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से इसमें जे कैप है, मतलब वाई डायरेक्शन। ये जो नीचे का बेस वाला प्लेट है इसमें फ्लक्स होगा नेगेटिव, और ये जो ऊपर का प्लेट है इसमें फ्लक्स होगा पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो -6 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये जो ऊपर वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो +6 इंटू 2 का स्क्वायर। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस केस में के कैप है। के कैप का मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये सामने का जो प्लेट है इसमें फ्लक्स होगा बाहर की तरफ पॉजिटिव, और ये जो पीछे वाला प्लेट है उसमें फ्लक्स होगा नेगेटिव। नेगेटिव कितना होगा, तो 5 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और ये पॉजिटिव कितना होगा, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा, तो 0। इस वाले में आई कैप, जे कैप, के कैप है, तो ये आई कैप के भी दोनों प्लस और माइनस जनरेट होंगे, ये जे कैप के भी दोनों प्लस और माइनस जनरेट होंगे, और 7 कैप के भी दोनों प्लस और माइनस जनरेट होंगे। और टोटल वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। तो डायरेक्शन देखना, आई कैप डायरेक्शन समझ में आया कि एक्स के अलोंग जाना है, मतलब ये वाला सरफेस के थ्रू फ्लक्स होने वाला है नेगेटिव, ये वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स होने वाला है पॉजिटिव। अब जब ये वाले सरफेस की बात करेंगे तो जो सरफेस ओरिजिन पे है उसके लिए एक्स की वैल्यू 0 यूज करना है, x = 0 यूज करना है। और जो सरफेस ओरिजिन से दूर है उसके लिए x की वैल्यू साइड के लेंथ के बराबर यूज करना है, साइड का लेंथ 2 मीटर यूज करना। अब जैसे x = 0 यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसमें रख करके देखेंगे 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 10, फ्लक्स हो जाएगा माइनस में, नेगेटिव में 10 इंटू एरिया साइड का स्क्वायर हो जाएगा -40। और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 इंटू 10 50, तब प्लस यहाँ पॉजिटिव 50 इंटू एरिया साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू 500 50 तो 200। अब अगर टोटल निकालना है तो -40 + 200 मतलब +160। इसका मतलब यहाँ टोटल फ्लक्स 0 नहीं हुआ, तो जहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर टोटल फ्लक्स 0 नहीं होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस के अंदर ये जो कर्व क्यूब है उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा, बिना चार्ज के ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अब यही बात आप यहाँ पर लगा लो, खुद से ट्राई कर लो। यहाँ जे कैप है, मतलब ये वाला सरफेस और फिर ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस पे पॉजिटिव होगा, ये वाला सरफेस पे नेगेटिव होगा। इसके लिए y की वैल्यू जो ओरिजिन पे हो उसके लिए y 0 रखना, और जो ओरिजिन से दूर हो उसके लिए y साइड के लेंथ के बराबर। चलो नेक्स्ट लिखेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम गॉस ने कहा किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होंगे वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं Q इनसाइड बाय ε0। इसीलिए मैं तभी से कह रहा था कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू टोटल 0 हो रही है
तो ये तभी हो सकती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स जीरो होगी, क्योंकि अगर ये फ्लक्स जीरो हो गया तो क्यू इनसाइड जीरो होगा। और अगर सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना एक सरफेस है उतना ही दूसरी तरफ है, सब जगह बराबर ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म होगा वहाँ टोटल फ्लक्स जीरो होगा, या जहाँ टोटल फ्लक्स जीरो होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। और जहाँ ये दोनों में से कोई भी हो, दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई भी हो वहाँ चार्ज इनसाइड द सरफेस जीरो होगी, मतलब वहाँ सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ऐसा उन्होंने बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स जो होगी वो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होने वाली। जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू इनसाइड में अंदर में जो चार्ज है सिर्फ वही काउंट होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट। अलजेब्रिक सम करना है, मतलब जो प्लस है उसे प्लस करना है, जो माइनस है उसे माइनस करना है। बाहर वाले चार्ज पे टोटल फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, लेकिन बाद में पूछा जाएगा क्या बाहर वाले चार्ज पे इंडिविजुअल फ्लक्स जनरेट हो सकती है? तो बिल्कुल होती है। बाहर वाले चार्ज इंडिविजुअल सरफेस पे फ्लक्स जनरेट कर सकता है, ये चार्ज भी फ्लक्स जनरेट कर सकता है, ये भी फ्लक्स जनरेट कर रहा है, ये भी फ्लक्स जनरेट कर रहा है, पर इसके द्वारा जो फ्लक्स हो रहा है इनकमिंग और आउटगोइंग, वो टोटल फ्लक्स में कोई बदलाव क्रिएट नहीं करता। इसीलिए हम टोटल फ्लक्स में बाहर वाले चार्ज को गिनते ही नहीं, ऐसा गॉस ने बताया। लेकिन अगर इंडिविजुअली हम आपको पूछा जाएगा कि आप Q6 कोई फ्लक्स जनरेट करेगा, तो हाँ फ्लक्स इसके थ्रू जनरेट कर पाएगा, पर Q6 Q5 Q7 सब मिला करके रिजल्टिंग वैल्यू जीरो क्रिएट करेगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अंदर का चार्ज लेना है। पर स्टेटमेंट में अगर पूछ लिया जाए कि एक्सटर्नल कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पा रहे हैं क्या, या फ्लक्स जनरेट कर पा रहा है, तो आंसर है हाँ वो करता है, इंडिविजुअली करता है, बट ओवरऑल जो नेट वैल्यू है उसमें उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो चलो इस बात को लिखो। अकॉर्डिंग टू गॉस टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, अकॉर्डिंग टू गॉस total flux through any closed surface is always equal to 1 by epsilon naught times of 1 by epsilon naught times of algebraic sum of charge, 1 by epsilon naught times of algebraic sum of charge inside the surface, algebraic sum of charge inside the surface, algebraic sum of charge inside the surface। नीचे ये डायग्राम बनाना है। अब इसका एप्लीकेशन से वो कल करेंगे हम।